विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जाहिर है हिंदुस्तान की बात करूंगी और हिंदुस्तान में जिस प्रोसेस से चुनाव इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उस पूरी चुनावी प्रक्रिया की, और जिसका एक सिर्फ अदद घोषित नियम यह है, एक आदमी एक वोट, और यह मैंडेटरी है। हर वोटर का इस देश के संवैधानिक अधिकार है कि उसके पास एक बार वोट कास्ट करने का इख्तियार है। अब लेकिन पिछले 6 महीने की अगर तस्वीर आप खंगाल कर देखेंगे तो पूरा विपक्ष एक सुर से इस पूरे प्रोसेस पर सवालिया निशान लगा रहा है और एक नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष को भी कहा जा सकता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस जीतकर आती है बिहार में, वही कांग्रेस जीतती है 99 सीटें लोकसभा के चुनाव में। 52 के बाद 2019 में 52 सीटें मिली थी। तो दरअसल ये कहा जा सकता है कि ये तो राजनीति है। 2004 में भी हो रही थी, 2009 में भी हो रही थी, अब 2025 में भी हो रही है। लेकिन आज इस पर बात इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि संसद में, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के पटल पर, संसद के पटल पर, जहां एक एक शब्द का बाकायदा रिकॉर्ड होता है, यू कैन नॉट लाई, झूठ नहीं बोल सकते आप संसद में। और अगर ऐसी तस्वीर पेश आती है तो फिर उसकी भी सूरत हाल दूसरी हो सकती है। आज संसद के पटल पर ये नारे लगते हुए दिखाई दिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और जैसा मैंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड बोला गया, और जो सबसे बड़ा कस्टोडियन है इस देश के चुनावी प्रोसेस का, चुनाव आयोग, जिसकी एक साख है, क्रेडिबिलिटी है। 97 करोड़ लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया था, पोल किया था। इतनी जनसंख्या नहीं है इस दुनिया में आधे से ज्यादा देशों की। और उसी चुनाव आयोग पर आज सदन के भीतर गंभीर आरोप लगाए गए, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सदन के भीतर रिकॉर्ड पर लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल आज कहा कि हरियाणा में यह कैसे हो गया कि ब्राजीलियन मॉडल जो है उसकी तस्वीर 12-22 वोटर्स के नाम के सामने लगी हुई थी। यह कैसे हो गया भाई, अगर हम प्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का दम भरते हैं तो यह हरियाणा में कैसे हुआ कि एक ही महिला की तस्वीर 200 से ज्यादा वोटर्स के नाम के सामने लगी हुई थी। चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं देता? सवाल यह भी उठा कि सीजेआई को सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया। हमारे देश में अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करती है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर फर्ज कीजिए अमित शाह है, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस रूम में, जिस कमरे में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हो रही है, वहां विपक्ष के नेता की कोई आवाज ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तय कर देंगे कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। और दरअसल इससे इतर अगर और बड़ी बातों पर आऊं तो कुछ बेहद गंभीर सवाल उठे हैं, जिसका जिक्र मैंने कई बार सबसे बड़ा सवाल में किया है कि 21 दिसंबर 2023 को यह कानून पारित हुआ था। केंद्र सरकार ने संसद में यह कानून पारित किया था कि पैनल में चुनाव आयुक्तों की जब नियुक्ति होगी तो उस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उसी समय जो ये कानून बन रहा था तब एक और दरअसल इसमें क्लॉज डाला गया कि अब देश के चुनाव आयुक्तों पर कोई भी सिविल और आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता। तो इतने बड़े लोकतंत्र की इतनी बड़ी संस्था क्या इतनी छुई मुई है कि हम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? सवाल यह भी उठा कि भाई इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा किसी एक याचिका पर कि आप सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करा दो। इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निर्देश आता है, उधर चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर यह नियम बना देता है कि अब 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाएगा और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच बड़ी लिमिटेड हो जाएगी। भाई जो लोग लगे हुए हैं पोलिंग लाइन में, जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है बाकायदा, इसको छिपाने की कौन सी आवश्यकता है? और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भाई आपने एक प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट बनाई, उस वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल डेटा जो तमाम लोग पढ़ सकते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग चुनाव से पहले क्यों नहीं दे देता?
सारे सवाल आज राहुल गांधी उठाते दिखे और सबसे बड़ा सवाल ईवीएम पर उठाते दिखे। भाई जब कोई पार ना चले तो ईवीएम दरअसल एक ऐसा मुद्दा है इस देश में, लेकिन आज उसकी भी कुछ फैक्ट फाइल आपके सामने रखने वाली हूं कि इस ईवीएम पर सवाल उठता है तो हम सब मखौल बनाते हैं कि हिमाचल में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, तब ईवीएम पर सवाल नहीं होता। 24 में 99 सांसद जीत कर आ गए कांग्रेस के, तब ईवीएम पर सवाल नहीं पूछती कांग्रेस। तो मखौल बनाते हैं हम कि ईवीएम को एक टूल की तरह विपक्ष इस्तेमाल करता है, लेकिन आज उसकी भी कुछ फैक्ट फाइल आपके सामने रखने वाली हूं। अखिलेश यादव ने कहा हमने खुलेआम लाठी डंडे चलते हुए देखे हैं फर्रुखाबाद के चुनाव में। 1 सेकेंड, यस, फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में पुलिस और प्रशासन लाठी चलाता रहा दिन भर कि वोटर घर से नहीं निकले जो विपक्ष के वोटर्स हैं। लाइट आती थी फिर बंद कर दी जाती थी ताकि गड़बड़ी की जा सके। अखिलेश यादव तो वोट चोरी से आगे वोट डकैती तक पहुंच गए कि दरअसल वोट डकैती करते हैं। उपचुनाव जितने भी हुए उत्तर प्रदेश के, उनमें खुले तौर पर वोट डकैती हुई, पीटा गया लोगों को, घरों से नहीं निकलने दिया गया। हमने सारा हलफनामा भरकर दे दिया चुनाव आयोग को। और आज वो सदन के पटल पर एक चुनौती भी देते दिखे कि ये जितने भी हमने रिकॉर्ड रखे हैं चुनाव आयोग के सामने, अगर एक भी रिकॉर्ड झूठा हो तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने एक का जवाब नहीं दिया। 18,000 वोट डिलीशन का हलफनामा हमने भरकर दिया 2022 के चुनाव का। अब अखिलेश यादव भी ईवीएम पर पहुंचते आए, नजर आए। राहुल गांधी तो पहुंचते ही दिखे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तक ना एक्सेस है, ना हम उसका आर्किटेक्चर समझते हैं ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ना कोई एक्सपर्ट उसको जांच सकता है। ये मदरबोर्ड, ये दरअसल सोर्स कोड है किसके पास ईवीएम का। और ये सदन के पटल पर मैं बार बार इसे रेखांकित कर रही हूं कि सदन के पटल पर बात हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाकी सारे देश, अगर जर्मनी अमेरिका जैसे एडवांस देश बैलेट पेपर पर लौट सकते हैं तो हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सारे सबूत, सारे वीडियो, फोटो सब दे दिया। एक गलत हो तो हमें बता दें। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद ने एसआईआर, जिस प्रक्रिया को दरअसल आधार बताया जा रहा है कि प्योरेस्ट वोटर लिस्ट इससे तैयार होगी, वो कह रहे हैं गैर कानूनी है ये तो। इसका कानून में, संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है एसआईआर का। और अगर एसआईआर कराना भी है तो फिर मशीन रीडेबल लिस्ट हमें पकड़ा दें, हम जांच लेंगे अपने आप। तो ये सारे आरोप आज लगते हुए दिखाई दिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि ये भूल गए जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था। बार बार आते हैं ईवीएम पर लौट आते हैं, मखौल बनाते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया का। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। जेडीयू के सांसद हैं ललन सिंह। अब सबसे ज्यादा सवाल तो बिहार के एसआईआर पर उठे। और दरअसल कमाल इस बात का है कि ईवीएम, जिसे सत्ता पक्ष कहता है कि इससे सॉलिड, फुल प्रूफ कोई प्रोसेस नहीं हो सकता वोटिंग का, उस पर बीजेपी के शिखर पुरुष, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार लालकृष्ण आडवाणी 2009 में सवाल उठाया करते थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख दी थी बाकायदा। और सवाल कैसा उठाया लालकृष्ण आडवाणी ने कि अगर चुनाव आयोग, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी दरअसल एक इंटरव्यू में कहा, और उसके पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता जीवीएल नरसिम्हा राव की लिखी हुई किताब का उन्होंने विमोचन किया था। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। किताब बाकायदा जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखी थी 2009 में, 2010 में प्रकाशित हुई। इसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। और क्या लिख रहे हैं इसमें लालकृष्ण आडवाणी, अगर निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फुल प्रूफ होना सुनिश्चित नहीं कर सकता तो हमें फिर से बैलेट की तरफ लौटना पड़ेगा। और चिट्ठी लिख दी उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तब के 2 जून 2012 को, उसके 2 साल बाद। और चिट्ठी में यह लिखा, यह भी अंडरलाइन करके आपको पढ़ देती हूं। यह तस्वीर आप देख भी लीजिए और मैं अंडरलाइन भी कर देती हूं। वो लिख रहे हैं दरअसल, The present system whereby members of the election commission are appointed by the president, राष्ट्रपति चुनता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को solely on the advice of the prime minister, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, does not evoke confidence among the people, ये जनता में भरोसा नहीं जगाता
keeping these important decisions as the exclusive preserve of the ruling party renders this selection process vulnerable to manipulation and partisanship. ये दरअसल विपक्ष को ये कहने का मौका देता है कि इसमें तो मैनिपुलेशन है। जो आज राहुल गांधी बात कह रहे हैं, जो आज मनीष तिवारी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, वही लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कह रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की एडवाइस पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा तो ये तो मैनिपुलेशन है सीधे सीधे। और उन्होंने कह दिया था कि इस समिति में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा 5 लोग होने चाहिए, तब ये समिति निष्पक्ष दिखेगी। तो दरअसल और बहुत सारे देश बंद कर चुके हैं ईवीएम का इस्तेमाल। जर्मनी का जिक्र तो लालकृष्ण आडवाणी खुद ही कर रहे थे। आज इसी पर चर्चा करने वाली हूं, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं, सुनिए जरा। Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the Election Commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the Election Commissioner? Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा, निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। अब इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ईवीएम पर राहुल का विद्रोह, वोट चोरी, देशद्रोह, यही सवाल आज राहुल गांधी संसद में पूछते दिखाई दिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा आरएसएस और बीजेपी करते चले जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, नियम बदल रहे बार बार, चुनाव आयोग की ढाल क्यों बनती दिख रही है सरकार?